में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम सोर्सेस की गहराई में उतरते हैं। हाँ, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो, लेख हो या नोट्स, बिल्कुल। और उसमें से निकालते हैं सबसे काम की जानकारी और नजरिया। ताकि कम समय में आपको ज्यादा पता चले। हाँ, और कोशिश रहती है कि थोड़ा मजेदार भी हो। तो आज हमारे पास है डेव एक्सेलरेटर लिमिटेड, मतलब डेवएक्स। इनके आने वाले आईपीओ का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, आरएचपी जिसे कहते हैं। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ये। हाँ बिल्कुल। तो हम इसमें से वो चीजें निकालेंगे जो इस कंपनी और आईपीओ को समझने के लिए जरूरी हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या लिखा है, बल्कि क्यों लिखा है, इसके क्या मायने हैं, अवसर, जोखिम, सब कुछ। सही। तो हम देखेंगे कि ये कंपनी डेवएक्स करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ क्यों ला रही है, पैसा कहाँ जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। आरएचपी के बेसिस पर एक बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये सब एनालिसिस पसंद आता है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और वो जो घंटी होती है ना, उसे भी दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। ताकि कुछ मिस ना हो। ओके, तो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। हाँ, डिस्क्लेमर। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन और जानकारी के लिए है। बिल्कुल, इससे प्लीज कोई फाइनेंशियल एडवाइस, निवेश की सलाह मत समझिएगा। शेयर बाजार में रिस्क तो होता ही है। हाँ जी, और कोई भी फैसला लेने से पहले वो जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, आरएचपी। हाँ आरएचपी, उसे ध्यान से पढ़ना और अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पैसा आपका है, फैसला भी आपका होना चाहिए। बिल्कुल, रिस्क है कि सारा पैसा डूब भी सकता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेवएक्स आसान शब्दों में करती क्या है? देखिए, डेवएक्स बेसिकली कंपनियों को ऑफिस स्पेस देती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल रियल एस्टेट वाला काम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर, मतलब रेडी टू यूज ऑफिस, जिसे हम मैनेज्ड ऑफिस कहते हैं। ओके, बना बनाया ऑफिस। हाँ, या फिर कोवर्किंग स्पेस जहां अलग-अलग कंपनियां साथ काम करती हैं, और ये कंपनियों की जरूरत के हिसाब से ऑफिस डिजाइन और तैयार करके भी देते हैं। इंटरेस्टिंग। तो कंपनी को बस आना है और काम शुरू करना है। फिट आउट वगैरह का झंझट नहीं। बिल्कुल। और इनका बिजनेस मॉडल, क्या ये खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं? नहीं, ज्यादातर नहीं। इनका मेन मॉडल है स्ट्रेट लीज। स्ट्रेट लीज मतलब ये प्रॉपर्टी मालिक से जगह किराए पर लेते हैं, फिर उसे अपने हिसाब से क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से तैयार करते हैं, फिट आउट करते हैं और फिर कंपनी को सब लीज कर देते हैं। ओके, तो किराया इनको देना पड़ता है मालिक को? हाँ बिल्कुल। FY25 तक इनके करीब 75% सेंटर इसी मॉडल पर थे। इसमें एक रिस्क ये है कि अगर जगह खाली रह गई तो भी किराया तो देना ही पड़ेगा। ये तो है। और कोई मॉडल भी है? हाँ, दो और हैं। एक है रेवेन्यू शेयर मॉडल, जिसमें ये प्रॉपर्टी मालिक के साथ कमाई बांटते हैं। अच्छा। और एक है फर्निश्ड बाय लैंडलॉर्ड, जहां मालिक ही जगह तैयार करके देता है। तो अलग-अलग तरीके अपनाते हैं ये। ठीक है। और कंपनी कब शुरू हुई, मतलब कितनी पुरानी है ये? देखिए, शुरुआत में ये एक LLP थी, देव एक्सेलरेटर LLP। ओके, LLP। फिर अगस्त 2020 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी और अब आईपीओ लाने के लिए जुलाई 2024 में पब्लिक लिमिटेड बन गई। तो कंपनी के तौर पर देखें तो बहुत पुरानी नहीं कह सकते। राइट। अब बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जिसमें ये काम करते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस। भारत में क्या सीन है इसका? अरे, ये सेक्टर तो इस वक्त भारत में हॉट टॉपिक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, कितना तेज? JLL की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2018 से 2024 के बीच जो फ्लेक्स स्पेस का स्टॉक है ना, मतलब टोटल अवेलेबल जगह, वो हर साल औसतन 26% की रेट से बढ़ी है। CAGR 26%। 26%? ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, और सुनिए, 2024 में टॉप शहरों में जितनी भी ऑफिस स्पेस लीज पर उठी, उसमें से 20% फ्लेक्स स्पेस था। 20% मार्केट शेयर, कमाल है। और अनुमान ये है कि अगले 5 सालों में ये स्टॉक डबल हो सकता है, करीब 120-130 मिलियन स्क्वायर फीट तक। बाप रे, इतना क्यों बढ़ रहा है ये? क्या कारण है इसके पीछे? कई कारण हैं। एक तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCCs बहुत आ रहे हैं इंडिया में। हाँ, बड़ी विदेशी कंपनियों के ऑफिसेज। बिल्कुल। फिर स्टार्टअप्स हैं, SMEs हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। कंपनी अब लंबी लीज के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। सही बात है, कॉस्ट भी बचती होगी। हाँ, और जरूरत के हिसाब से जगह कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर है, Tier 2 शहर। छोटे शहर? हाँ, मतलब जैसे अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, चंडीगढ़, वहां भी डिमांड बढ़ रही है। और इस पूरी भाग दौड़ में डेवेक्स कहाँ है? कंपटीशन कैसा है? यहीं पर डेवेक्स की एक USP आती है,
JLL रिपोर्ट के हिसाब से डेवेक्स टियर 2 शहरों में सबसे बड़े मैनेज्ड स्पेस ऑपरेटरों में से एक है। अच्छा, टियर 2 में लीडर। हाँ, ये इनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कौन है बड़े प्लेयर्स? ऑफिस है, स्मार्टवर्क्स, इंडीक्यूब, वीवर्क इंडिया जैसे बड़े नाम हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ये तो बड़े नाम है। हाँ, इनके पास पैसा भी ज्यादा हो सकता है, ब्रांड भी बड़ा है, और फिर हर शहर में लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, तो मुकाबला कड़ा है। समझ गया। चलिए, अब जरा कंपनी के खाते बही देखते हैं। रेवेन्यू मतलब कमाई कैसी रही है? रेवेन्यू में तो ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। पिछले 3 साल लगातार बढ़ी है। आंकड़े क्या कहते हैं? वित्त वर्ष 2023 में करीब 70 करोड़ का रेवेन्यू था। ओके। FY24 में ये बढ़कर 108 करोड़ हो गया। अच्छा खासा जंप है। और FY25 में लगभग 159 करोड़। तो आप देखिए, FY23 से FY25 तक रेवेन्यू CAGR 50% से भी ज्यादा रहा है। 50% से ज्यादा सालाना ग्रोथ, ये तो बहुत इंप्रेसिव है। हाँ, ग्रोथ तो काफी तेज है। लेकिन क्या सिर्फ टॉप लाइन बढ़ रही है या बॉटम लाइन भी? मतलब मुनाफा कमा रही है कंपनी? देखिए, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। FY23 में कंपनी लॉस में थी, करीब 13 करोड़ का घाटा था। ओ, तो शुरू में लॉस था। हाँ, लेकिन FY24 में ये प्रॉफिट में आ गई। छोटा सा प्रॉफिट था, करीब 44 लाख का। चलो, प्रॉफिट में तो आई। और FY25 में ये प्रॉफिट बढ़कर करीब 1.8 करोड़ हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल हो गई है अब। लेकिन मार्जिन देखिए, FY25 में 159 करोड़ के रेवेन्यू पर सिर्फ 1.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 1% है। सिर्फ 1%? इतनी तेज ग्रोथ के बाद भी? ये बात कुछ समझ नहीं आई। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। यहीं पर हमें ईबिडा देखना चाहिए। ईबिडा मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई। एग्जैक्टली। वो आंकड़ा FY25 में काफी अच्छा था, करीब 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़? हाँ। और नेट प्रॉफिट सिर्फ 1.25 करोड़। हाँ, और ईबिडाटा मार्जिन देखिए, 50% से ज्यादा था FY25 में। 50% ईबिडा मार्जिन और 1% नेट मार्जिन, इसका मतलब क्या है? कहाँ जा रहा है पैसा? इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, ऑफिस स्पेस देना, वो ऑपरेशनल लेवल पर काफी प्रॉफिटेबल है। लेकिन उसके बाद ब्याज का खर्चा बहुत ज्यादा है। कर्ज की वजह से? लगता तो यही है। और दूसरा बड़ा खर्चा है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जो फिट आउट पर इतना पैसा लगता है ना, उसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो ये दो चीजें, ब्याज और डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को खा जा रही हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझने के लिए। और आपने कर्ज की बात की, कितना उधार है कंपनी पर? ये भी एक एरिया है जहां ध्यान देना होगा। FY25 के आखिर में टोटल उधार, इसमें लीज लायबिलिटीज भी शामिल हो सकती हैं, 130 करोड़ से ज्यादा था। 130 करोड़? हाँ, और ये पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़ा है। FY23 में सिर्फ 33 करोड़ था। ओह, तो कर्ज काफी बढ़ गया है। ग्रोथ के लिए लिया होगा शायद। हाँ, एक्सपेंशन के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन इतना कर्ज रिस्क भी बढ़ाता है। और नेट एसेट वैल्यू NAV पर शेयर, वो कैसी है? FY25 के लिए ये 7.86 प्रति शेयर थी। ठीक है। इसमें सुधार है क्योंकि FY23 में तो ये नेगेटिव थी, माइनस में। प्रॉफिट आने से NAV बढ़ी है, पर अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो फाइनेंशियल समरी ये है, तेज रेवेन्यू ग्रोथ, हाल में प्रॉफिटेबल हुई है, पर मार्जिन बहुत कम। ऑपरेशनल लेवल पर मार्जिन अच्छा है, लेकिन कर्ज काफी ज्यादा है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं IPO पर। ये फ्रेश इशू है या OFS? ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। मतलब कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटा रही है। पुराने शेयर होल्डर अपना माल नहीं बेच रहे हैं। तो सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा? हाँ, पब्लिकेशन है। प्रमोटर्स कौन हैं और उनकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी IPO के बाद? प्रमोटर्स में कई नाम हैं, पार्थ शाह, उमेश उत्तम चंदानी, रुशित शाह, जैमिन शाह, प्रणव पंड्या और उनकी पत्नियां अमीशा शाह, कृति पंड्या। साथ में एक कंपनी है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके। IPO से पहले इनकी कुल हिस्सेदारी करीब 49.80% थी। IPO के बाद कितनी होगी, ये फाइनल इशू साइज पर डिपेंड करेगा, पर ये कम हो जाएगी। क्या प्रमोटर्स लिस्टिंग के बाद अपने शेयर बेच सकते हैं? लॉक इन है? हाँ, लॉक इन होता है। सेबी के नियमों के हिसाब से प्रमोटर्स का जो हिस्सा पोस्ट इशू कैपिटल का मिनिमम 20% बनता है, वो 3 साल के लिए लॉक रहेगा। 3 साल, ठीक है। और बाकी जो प्री इशू शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर भी 6 महीने के लिए लॉक रहेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ से जो पैसा आएगा कंपनी उसका करेगी क्या, कहाँ इस्तेमाल होगा? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आरएचपी के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल 3 मेन जगहों पर होगा। पहला, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 73 करोड़ रुपए नए सेंटर खोलने में जो फिट आउट का खर्चा आएगा उसके लिए रखा गया है। मतलब एक्सपेंशन प्लान्स। बिल्कुल, ये पैसा अगले 2 साल FY26 और FY27 में खर्च होगा। दूसरा करीब 3.5 करोड़ रुपए कंपनी अपना कुछ पुराना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसमें कुछ एनसीडीज का रिडेम्पशन भी शामिल है। कर्ज कम करना भी जरूरी है। हाँ, और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के काम या कोई और जरूरत। इसके लिए ग्रॉस प्रोसीड्स का 25% तक यूज कर सकते हैं। ओके, और पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं आरएचपी में, क्या प्लस पॉइंट्स हैं? हाँ, क्या अच्छा है कंपनी में? पहला तो वही जो हमने डिस्कस किया, टियर 2 शहरों में लीडरशिप। JLL रिपोर्ट भी यही कहती है, ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। टियर 2 फोकस। और दूसरा, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। 11 शहरों में 28 सेंटर हैं मई 2025 तक, और ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छी है, करीब 88%। मतलब इनके सेंटर भरे रहते हैं। 88% तो काफी सॉलिड है। तीसरा, ये कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से ऑफिस तैयार करते हैं, जिससे क्लाइंट का शुरुआती खर्चा बचता है, और ये 90-120 दिन में ऑफिस रेडी करने का दावा करते हैं। फास्ट टर्न अराउंड। हाँ, और साथ में फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस भी देते हैं। ओके, और क्लाइंट्स कैसे हैं? क्लाइंट बेस डाइवर्सिफाइड है, 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। इसमें बड़ी MNCs भी हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं, जैसे जोमैटो, QX ग्लोबल। ठीक है। हालांकि एक बात है कि ज़्यादातर क्लाइंट IT/ITS सेक्टर से हैं। और मैनेजमेंट? प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम को एक्सपीरियंस्ड बताया गया है। आरएचपी में एग्जैक्ट कितने साल का अनुभव है ये क्लियर नहीं है, पर अनुभव है। चलिए, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब आते हैं रिस्क पर। खतरे की घंटी कहाँ बज रही है, क्या कमजोरियां हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर्स वाला सेक्शन तो हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, वो बहुत लंबा होता है अक्सर। कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ। पहला, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। मतलब कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ ही शहरों से आ रहा है, खासकर अहमदाबाद से। FY25 में 30% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से था। अगर उन शहरों में कुछ गड़बड़ हुई तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। ये तो रिस्क है। दूसरा, क्लाइंट कंसंट्रेशन। टॉप 10 या टॉप 20 क्लाइंट्स पर काफी डिपेंडेंस है। आरएचपी में परसेंटेज दिया होगा, पर वो अभी है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया तो हाँ, रेवेन्यू हिट होगा। तीसरा, कंपटीशन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, बड़े प्लेयर्स से भी, लोकल प्लेयर्स से भी। सही। चौथा, लीज मॉडल का रिस्क। ज्यादातर सेंटर स्ट्रेट लीज पर हैं, मतलब फिक्स्ड किराया देना है चाहे ऑक्यूपेंसी कम हो, और शुरू में फिट आउट का खर्चा भी ज्यादा है। ये पॉइंट हमने नोट किया था। पांचवा, प्रॉफिटेबिलिटी। हाल ही में प्रॉफिट में आए हैं, मार्जिन बहुत कम है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या इसे बढ़ा पाएंगे, खासकर जब कर्ज इतना है और एक्सपैंड भी करना है? ये बड़ा सवाल है। छठा, कर्ज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 130 करोड़ से ज्यादा का उधार, इसे मैनेज करना होगा। सातवां, एम्प्लॉई टर्नओवर। FY24 में 52% से ज्यादा था। 52%? मतलब आधे से ज्यादा लोग छोड़ गए। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। हालांकि FY25 में ये सुधरकर 13% हो गया। फिर भी ये दिखाता है कि शायद टैलेंट को रोक कर रखना एक चैलेंज है, और कंपनी कुछ खास लोगों और प्रमोटर्स पर काफी निर्भर है। और कोई रिस्क? एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट है। कंपनी के एक MD हैं उमेश उत्तम चंदानी, उनकी एक और कंपनी है SAPL जो कुछ ऐसा ही काम करती है। ओह, तो ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, हालांकि एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है, फिर भी एक रिस्क फैक्टर है। और GMP की कोई खबर है? GMP का तो ऐसा है कि ये बहुत बदलता रहता है, और ये कोई भरोसेमंद इंडिकेटर नहीं है। सही बात है। लिस्टिंग के आसपास देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, अगर चल रहा है तो, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब सब कुछ मिलाकर क्या लगता है, लिस्टिंग पर गेन की उम्मीद रखें या लॉन्ग टर्म के लिए सोचें? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसका जवाब सीधा नहीं है। हाँ, पता है, पर आपका क्या अंदाजा है? देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए प्लस पॉइंट्स है इंडस्ट्री ग्रोथ, टियर 2 लीडरशिप, अच्छी ऑक्यूपेंसी, रेवेन्यू ग्रोथ। और माइनस पॉइंट्स? माइनस पॉइंट्स हाई के आर कम प्रॉफिटेबिलिटी, भारी कर्ज, तगड़ा कंपटीशन, और सबसे बड़ा फैक्टर वैल्यूएशन। अगर प्राइस बैंड बहुत ऊपर आया तो लिस्टिंग गेन की गुंजाइश कम हो सकती है। मार्केट का मूड भी देखना होगा। तो अनिश्चितता है काफी।
अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के प्लान्स बड़े हैं, नए सेंटर खोलने हैं, ऑस्ट्रेलिया तक जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। हाँ, आरएचपी में मेंशन्ड है। अगर ये अपनी टियर 2 स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, जीसीसी क्लाइंट्स ला पाते हैं और एग्जीक्यूशन ठीक रहता है तो लंबी अवधि में कहानी बन सकती है। लेकिन इसमें अगर मगर बहुत है। क्या ये कंपटीशन झेल पाएंगे? क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर पाएंगे? कर्ज कैसे मैनेज करेंगे? ये सब देखना होगा। तो लॉन्ग टर्म में भी काफी सवाल है। बिल्कुल, पोटेंशियल है लेकिन रिस्क भी है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, निचोड़ क्या है पूरी कहानी का? टियर 2 शहरों में इनके पोजीशन अच्छी है जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज रही है और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। ये सब पॉजिटिव है। और नेगेटिव? नेगेटिव साइड पर भारी कर्ज है, प्रॉफिट मार्जिन ना के बराबर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कुछ क्लाइंट्स और शहरों पर निर्भरता है। ये चिंता की बातें हैं। तो अप्लाई करें या नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि अप्लाई करें या ना करें, ये हर किसी का अपना फैसला है। हाँ, वो तो है। लिस्टिंग गेन पूरी तरह प्राइसिंग और मार्केट सेंटिमेंट पर निर्भर करेगा। वैल्यूएशन अभी महंगा लग रहा है। लॉन्ग टर्म की कहानी में दम हो सकता है, पर उसमें रिस्क भी उतने ही है। तो बहुत सोच समझकर अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर फैसला लेना चाहिए। ये सिर्फ आरएचपी का विश्लेषण है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या डेवेक्स का ये जो टियर 2 फोकस है, ये वाकई ने एक लंबी बढ़त देगा? खासकर तब जब ऑफिस और वीवर्क जैसे बड़े खिलाड़ी भी अब इन शहरों में जा रहे हैं, जिनके पास शायद पैसा और ब्रांड पावर ज्यादा है। ये बिल्कुल सही सवाल है। इसी के जवाब पर शायद डेवेक्स का भविष्य टिका है। तो ये था डेव एक्सेलरेटर लिमिटेड आईपीओ का हमारा डीप डाइव सीधे आरएचपी से। हमने कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सबको समझने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो एक उभरती हुई कंपनी, एक बढ़ते हुए सेक्टर में, टियर 2 में अच्छी पकड़, लेकिन साथ में कुछ बड़े फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव चैलेंज। इस आईपीओ पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है टियर 2 को दांव चलेगा या रिस्क ज्यादा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, हमें आपके विचार जानने में इंटरेस्ट रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये डिस्कशन आपके काम आया होगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बिल्कुल। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए